Okay, so now we'll start the last chapter from this unit 3 which is probability. Okay, और आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था कि इसमें स्टैटिस्टिक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है. ओके, क्योंकि इस यूनिट का जो क्वेश्चन होगा है ना, इसमें दो क्वेश्चन आपको आने वाले, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लाइक से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2. ओके, सो विल अज्यूम दैट आवर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इज ऑन से यूनिट 3. ओके, तो आपको पैटर्न क्लियर है कि क्वेश्चन 1 अगर आता है तो क्वेश्चन 1 में 2 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन रहेंगे और एक प्रोबेबिलिटी का होगा. अगर आप क्वेश्चन 2 पे आते हो सो देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी एंड 1 क्वेश्चन इज ऑन स्टैटिस्टिक्स. तो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है. ओके, वेदर यू नीड टू फोकस ऑन स्टैटिस्टिक्स मोर और वेदर यू नीड टू फोकस ऑन प्रोबेबिलिटी मोर. ठीक है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है. बट ये मेरा सजेशन होगा सबके लिए कि आप स्टैटिस्टिक्स का अटेम्प्ट करो. ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अगर आपको क्लियरली पता कि चलिए क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ रहा है या सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो उसी केस में आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा नहीं होती. तो जिनको अपने नॉलेज पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना, उनके लिए तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही सबसे सिंपल होगा, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती. ओके, जितना टाइम आपका स्टैटिस्टिक्स में जाएगा उसके आधे टाइम में आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी के. बट प्रोबेबिलिटी के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए. ओके, लॉजिक आपके अच्छे से मतलब लॉजिकली थिंकिंग आप में आनी चाहिए. ठीक है, बट एक और अच्छा पार्ट क्या है इसमें कि इस यूनिट में जो आपको प्रोबेबिलिटी है, ओके, जनरली आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस कर रहे हो. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी फोकस मोर ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने ऑलरेडी 12th में लर्न किया है. ठीक है, सो प्लेन प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट है ना. उसके अभी इनिशियली हम विल स्टार्ट द प्लेन प्रोबेबिलिटी है ना, टॉसिंग अ कॉइन. ओके, कार्ड्स के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हमें इनिशियली, या डाइस के जो क्वेश्चन है वो सारे हम इनिशियली सॉल्व करने हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्लेन प्रोबेबिलिटी. ओके, बट लेटर ऑन वी मोस्टली फोकस ऑन दी probability distribution, in that the normal distribution, Poisson distribution, binomial distribution आपको था 12th में. ओके, तो उसका एक्सटेंशन यहाँ पे हमें कंसिडर करना है एंड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप 80% उसको वेटेज आप दे सकते हो एंड देन ओनली 20% वेटेज यू कैन गिव ऑन दिस प्लेन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, क्योंकि प्लेन प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है उसमें कोई ऐसी मेथड नहीं होती कि चलो ये जो मेथड इसी मेथड से आप सॉल्व करो. ये टोटली आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड होता है और इसलिए जनरली स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी टॉपिक डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसा कोई स्टेप्स नहीं है कि चलो जस्ट परफॉर्म दिस स्टेप्स एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर. यहाँ पे टोटली आपको थिंक करना पड़ता है, आपको आपका लॉजिक उसमें आना चाहिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, सो इसलिए उतना डिफिकल्ट भी आपको नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से फोकस करते हो. यू कैन इजीली सॉल्व, एटलीस्ट यू कैन सॉल्व द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस. ठीक है, okay, so we'll start with the introduction. So this probability theory is actually a mathematical modeling of a chance and the randomness. Okay, for example, if I toss a coin in a random manner, then it can land heads or tail. अगर आप किसी भी कॉइन को टॉस करते हो आपको पता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, आइदर हेड और आइदर टेल. बट वी डू नॉट नो विच ऑफ दिस विल ऑकर ऑन अ सिंगल टॉस. बट आपको ये नहीं पता होता कि चलो एक बार आपने टॉस किया तो उस टाइम पे हेड आने वाला है या टेल आने वाला है. ओके, सो हाउएवर सपोज वी लेट एस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर व्हेन द कॉइन इज टॉस से n टाइम्स. ठीक है, अगर आप कॉइन को n टाइम टॉस करते हो और यस आपने क्या कंसिडर किया है, ओके, n टाइम्स टॉस करने के बाद जितने बार हेड आ रहा है, ओके, जितने बार आपका हेड आ रहा है दैट काउंट इज योर एस है ना, नंबर ऑफ टाइम्स यू विल गेट हेड. देन द रेशियो, इन दैट केस योर रेशियो कैसे कंसिडर किया है, ओके, कितने बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था n टाइम्स और आपने उसमें से जितने बार हेड आ रहा है वो आपने काउंट किया है, दैट काउंट इज से एस. देन दिस एस बाई n इज एक्चुअली कॉल्ड एज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटकम. ओके, and this is actually nothing but the probability. Okay, so if a coin is perfectly balanced means what, मतलब that coin is not stay vertically है ना, either you will get head or either you will get tail, दोनों में से एक रिजल्ट आने ही वाला है. Okay, then that coin is called as perfectly balanced. Then we expect that coin will lands head approximately 50% of the time, or in other words the relative frequency will approach 1/2. ये शायद सबको ही पता है. जैसे द फेमस एग्जांपल इन प्रोबेबिलिटी, अगर आप किसी भी कॉइन को टॉस करते हो, ओके, तो हेड आने के चांसेस क्या है या हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2. एंड इन सिमिलर वे
टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, ओके। बट ये जो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो ना 1/2, ओके, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको वो सेम एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना होगा, ओके। ये आप देखो, ओके, टू रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट फॉर बिकॉज दिस इज द लॉन्ग रन बिहेवियर, ओके। तो आपको यही सेम एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना होगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा चलो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। Okay, later on we'll see the exact definition of probability, and now let's understand some theory of this probability. ये सारे words generally आप को दिखाई देंगे probability के questions में. So first is experiment, है ना. So the performance or action with the view of some interest is called as experiment. या simply tossing a coin is one experiment. Throwing a dice is also one of the experiment. Okay, then drawing a card, okay, that is also one of the experiment. Next is, है ना, next is random experiment. Okay, तो जनरली आपने ये वर्ड सुना होगा एक्सपेरिमेंट के अंदर. ओके, जनरली वी कंसिडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपेरिमेंट विच कैन रिजल्ट इन 2 or more आउटकम्स. ओके, एंड आउटकम्स एट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज अनसर्टन, है ना. मतलब जिस एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि आगे मतलब वी डोंट नो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन. अगर आप कॉइन को टॉस करते हो आपको पता नहीं कि हेड आने वाला है कि टेल आने वाला है, देयरफॉर दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, सो वी आर नॉट अवेयर अबाउट द आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, तो जनरली या इस पूरे टॉपिक में या इस पूरे यूनिट में हमें जो एक्सपेरिमेंट कंसिडर करना है दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट. And now next is sample space. Okay, so after considering this random experiment, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कंसिडर करते हो उसके जो आउटकम्स आते हैं, the outcomes of your random experiment or the experiment are actually called as that set is called as sample space. So the set of all possible outcomes of an experiment is called as sample space. तो जनरली या किसी भी क्वेश्चन में आपको पहले सैम्पल स्पेस कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो आपका डिनोमिनेटर होता है दैट इज द सैम्पल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स रिलेटेड विद दैट एक्सपेरिमेंट. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सिंपल है. उसके लिए पहले आपको कौन सा सेट कैलकुलेट करना है? फर्स्ट कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ओके, फॉर एग्जांपल आई वांट टू कैलकुलेट द possibility or probability of getting head, है ना. I want to calculate the probability of getting head. Okay, if I toss a coin one time, एक ही बार अगर मुझे कॉइन को टॉस करना है, I want to toss that coin only one time, then I have to calculate the probability of getting head, है ना. तो उस केस में आउटकम क्या है? अगर आप कॉइन को एक बार टॉस करते हो, ओके, आउटकम्स क्या आने वाले? आइदर यू विल गेट हेड और आइदर यू विल गेट टेल. देन दिस सेट इज कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस. Now I hope this part is clear. मैं सारे एग्जांपल्स या सारे डेफिनेशंस सिंपल एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तभी आपको ये क्लियर होगा. एंड देन यू कैन अप्लाई दिस डेफिनेशंस ऑन अदर एक्सपेरिमेंट, अदर रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, तो यहाँ पे आपका सैम्पल स्पेस क्या है? हेड और टेल. इफ आई चेंज दिस 1/2 मीन्स इफ आई टॉस अ कॉइन, ओके, से 2 times, अगर आप कॉइन को 2 बार टॉस करते हो, ओके, इन दैट केस व्हाट इज योर सैम्पल स्पेस? तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या, आपको कॉइन को 2 बार टॉस करना है. तो चलो फर्स्ट टाइम पे या जब आप पहली बार टॉस करते हो उस टाइम पे आपको दोनों जगह पे हेड आ सकता है ना. सो योर फर्स्ट आउटकम इज HH. ओके, एक और बार अगर आपने टॉस किया तो आपको एक बार फर्स्ट टॉसिंग में हेड आ सकता है, सेकंड टॉसिंग में टेल आ सकता है. एक और बार आपने टॉस किया तो एक बार आपको टेल आ सकता है, एक बार आपको हेड आ सकता है. एक बार अगर आपने टॉस किया तो आपको एक टेल आ सकता है. और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी इफ यू टॉस अ कॉइन से 2 times? नहीं है. सो दिस बिकम द सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन 2 times. सिमिलरली इफ आई टॉस अ कॉइन से 3 times, कैलकुलेट द सैम्पल स्पेस. तो ये जो सैम्पल स्पेस ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ओके, क्योंकि सैम्पल स्पेस से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो. आपको बाद में समझ में आएगा व्हाई दिस सैम्पल स्पेस इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड इट इज डिनोटेड बाय S. This sample space is denoted by S, and the number of elements in the sample space is denoted by N of S. Okay. Now let's define the next terminology, which is say event. Event क्या होता है? Any subset of sample space. Sample space का कोई भी एक subset ले लो. So let take A is equal to, if I take the subset of this which is say HH, है ना, then HT, TH.
ठीक है। सो इफ आई टेक सो एनी सो ए इज सबसेट ऑफ एस, यहाँ पे मैंने टी कंसिडर नहीं किया, ओके। सो ऑब्वियसली दिस ए इज सबसेट ऑफ एस एंड इट इज कॉल्ड एज इवेंट, ओके। एंड हाउ यू डिफाइन दिस इवेंट, ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मतलब वर्डिंग में आती है ना, वर्डिंग में आती है, आपको वर्डिंग का जो पार्ट है उसको मैथमेटिकल वे में लिखना है ना। सो हाउ यू डिफाइन दिस इवेंट, दिस इज व्हाट इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब देखो मैं इस इवेंट को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने एक पहले सबसेट लिया था, उस सबसेट को अभी मैं वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। सो दिस इज व्हाट दिस ए इज एक्चुअली इवेंट ऑफ एटलीस्ट गेटिंग वन हेड, एटलीस्ट गेटिंग वन हेड। इसलिए आप देखो सब में एक से ज़्यादा हेड आ रहे हैं, एक तो आ ही रहा है। वाई आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस लास्ट वैल्यू, इसमें कहीं पे हेड है ही नहीं, है ना। सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस गिवन इवेंट। तो ऐसी चीज़ें आपको आती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स आने वाले हैं, टोटल कितने 4 है, तो रिलेटिव वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। तो इतना सिंपल है, ओके। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय इवेंट। नाउ लेट्स टेक द वन मोर डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ओके। सो कंसिडर 2 इवेंट्स, है ना, ए इज दिस, बी इज दिस। ये कौन से सेट के इवेंट है, एस सेट के इवेंट। सो दिस इज योर सैंपल स्पेस। इन सैंपल स्पेस के आपने 2 सबसेट लिए, वन इज ए और अदर इज बी, दोज 2 सबसेट्स आर कॉल्ड एज इवेंट। नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जस्ट सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम सैंपल स्पेस। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जस्ट सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम सैंपल स्पेस, 1 by 1 2 3 को डिलीट करो, यू विल गेट 4 5 6, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर आप बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हो, जस्ट सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम सेट ए, यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इट इज एज सिंपल एज यू कैन सी, ठीक है। देयरफॉर दिस ए एंड बी आर एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी आता है, बी का कॉम्प्लीमेंट ए आता है, ओके। एंड later on we will define the probability of complement also. So the probability of a complement is actually 1 minus probability of a, ठीक है। You will understand this later on. Now next definition is mutually exclusive events, है ना। इसका definition क्या है, 2 events. So this definition is for 2 events only, word इससे भी समझ में आ रहा है। So 2 events A and B are said to be mutually exclusive if their intersection is phi, है ना। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को ही देखते हो, इस एग्जाम्पल में A और B का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, ओके, एम्प्टी आ रहा है, ओके। देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन A and B, देयरफॉर दिस 2 इवेंट्स, सो हियर दिस A and B आर एक्चुअली कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। अगर उन दोनों इवेंट्स में कहीं पे भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, देन दैट इवेंट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके। We'll move to the next definition, which is exhaustive event, है ना। exhaustive का मीनिंग क्या होता है, exhaustive का मीनिंग क्या होता है, the union of all those events, okay, gives you the sample space. So here 2 events A and B are said to be mutually exhaustive event if their union is S. मतलब अगर आप उन सारे events का if you consider union of all those events, that union is actually your sample space. अब यहाँ पे देखो A और B था, if I consider union of A union, if I consider A union B, so 1 2 3 4 5 6, उससे आपको क्या मिल रहा है, आपका पूरा सैंपल स्पेस ही मिल रहा है। Therefore these two events are mutually exhaustive events, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अभी इसमें कन्फ्यूजन होता है ज़्यादातर स्टूडेंट का, इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, ओके। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल, ओके। सो 2 events are said to be independent if occurrence of one event is not affected by the occurrence of other, ठीक है। हाँ, तो अभी इंडिपेंडेंट को समझ में आने के लिए आपको पहले डिपेंडेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अभी पहले मैं इंडिपेंडेंट एक्सप्लेन करता हूँ, बट इंडिपेंडेंट के साथ अगर आपको डिपेंडेंट इवेंट समझ में आता है, ओके, देन ओनली यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके। हाँ, तो अभी इंडिपेंडेंट इवेंट का एक सिंपल एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, टॉसिंग अ कॉइन, ओके। टॉसिंग अ कॉइन इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके। इनमें जो भी वैल्यूज आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, ओके, मुझे कॉइन को टॉस करना है 4 टाइम्स, तो मुझे एक ही इवेंट परफॉर्म करना है 4 टाइम्स, ओके। सो आई वांट टू टॉस अ कॉइन, ओके, टॉस कॉइन 4 टाइम्स, है ना। मुझे कॉइन को टॉस करना है 4 टाइम्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर मैं टॉस करता हूँ, आउटकम क्या आने वाला है, हेड एंड टेल, ठीक है, ओके। इफ आई
टॉस इट अगेन आउटकम क्या आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है आपके हेड एंड टेल। एक और बार अगर मैं टॉस करता हूँ आउटकम क्या आने वाला है, हेड एंड टेल। एक और बार अगर मैं टॉस करता हूँ आउटकम क्या आने वाला है, हेड एंड टेल। तो आप देखो हर एक स्टेज पे आपके आउटकम सेम है, दैट इज नथिंग बट लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके, हाँ, सो दैट इज नथिंग बट दिस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, है ना। अगर आपने एक बार टॉस किया या 2 बार टॉस किया, अगर आपने इनफाइनटली मेनी टाइम्स भी टॉस किया, सारे केस में आउटकम आपके फिक्स है, देयरफॉर दिस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सो ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट, ओके, ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट विल नॉट अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ सेकंड। मतलब एक बार आपने टॉस किया, इसका मतलब सेकंड टाइम में आपके आउटकम चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देयरफॉर दिस इवेंट्स आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट इवेंट। सो हियर ए, ओके, टॉसिंग अ कॉइन एक्चुअली दिस इवेंट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। Okay, so now later on I will explain what is meant by dependent event. Okay, dependent event का simple example क्या है? If I want to draw a card, okay, so later on I will take this example. अभी क्योंकि उसके लिए और भी theory है. Okay, so later on I will explain what is meant by dependent event. Okay, वो है अभी syllabus में ही है. Okay, so now you just remember the definition of independent event, है ना। उसके ऑकरेंस में मतलब एक बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जब आप सेकंड टाइम पे जाते हो, ओके, तो फर्स्ट का जो आउटकम है या सेकंड का जो आउटकम है, दोनों केस में आउटकम्स आपके सेम ही आने चाहिए। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न। सो लेटर ऑन आई विल नीड दिस डेफिनेशन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, तो अभी के लिए आप इंडिपेंडेंट इवेंट को याद रखो, डिपेंडेंट का पार्ट आगे है आपको सिलेबस में, सो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। Okay, now we are ready to define the probability. Okay, simply so if A is any event, अभी event का meaning आपको पता है, subset of the sample space. So how you find the probability of A? So the probability of A is actually the in denominator first of all you need to consider the number of elements in that sample space. Okay, पहले आपको क्या कंसिडर करना है, नीचे number of elements in the sample space, and in numerator just consider number of elements in A. इतना simple है. Okay. So definition is very simple. How you find the probability of A? Number of elements in A upon number of elements in the sample space. Okay. So if number of elements in A are 0, अगर A में 0 elements आ रहे हैं तो उसकी probability क्या आएगी? 0. अगर A में, okay, suppose A में कितने elements आ रहे हैं? Similar to S. अगर A में जितने सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स अगर A में आ रहे हैं, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is exactly equal to number of elements in sample space, in that case these two values will get cancelled with each other and you will get 1. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू क्या आती है प्रोबेबिलिटी की? 0, एंड हाईएस्ट वैल्यू क्या आती है प्रोबेबिलिटी की? 1. देयरफॉर योर प्रोबेबिलिटी of any event is lies between 0 and 1. ठीक है, सो डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, और यह भी आपको समझ में आ रहा है कि why this probability lies between 0 and 1, because your lowest value is 0 and your highest value is 1. Okay, चलो, और कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा कि विल टेक सम सिंपल एग्जांपल्स ऑन दिस पार्ट, क्योंकि इसमें आगे जाकर हमें डिपेंडेंट इवेंट का पार्ट भी ऐड करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टोटली डिपेंड ऑन डिपेंडेंट इवेंट। ओके, सो बिफोर दैट फर्स्ट विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस पार्ट ओनली। ओके, सो योर फर्स्ट एग्जांपल इज लाइक दिस, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर क्लास। ओके, इसमें कितने स्टूडेंट्स है? देयर आर 12 स्टूडेंट्स। ओके, 5 आर बॉयज, इसमें 5 आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, सो मीन्स 7। ठीक है, find the probability that a student selected is girl. ठीक है, so find a probability that a student which is selected is a girl. तो जिसकी probability आपको कैलकुलेट करनी है, ओके, उसको आपको पहले डिफाइन करना है। so let A is equal to, तो आपको A की probability कैलकुलेट करनी है, तो पहले A को डिफाइन करो। तो A क्या है आपका? A क्या है आपका? A is a student selected as a girl. ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है? प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एज गर्ल। तो उसके पहले आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी के बाद जो वर्ड आता है ना, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एज गर्ल, उसको आप ए से डिफाइन करो। ओके, सो माय ए इवेंट इज अ स्टूडेंट विच इज सिलेक्टेड एज गर्ल। ये आपको एग्जाम में भी लिखना है ना। ओके, अभी आपको पता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए में कितने एलिमेंट्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, दैट वी ऑलरेडी नो, देयर आर 7 गर्ल्स। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, या क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? सो देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस आर 12।
So just take division of this 7 by 12, that gives you the probability. We'll take one more example. Okay. See example trivial है, okay, but यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये बेस है, ये बेस क्लियर होता है तो ये आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. Okay. Now next is find the probability of drawing a king from a well shuffled pack of cards. है ना. See this is actually the example of dependent event. ठीक है, ये मैं बाद में लेता हूँ. अगर आपको इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ किंग और इफ यू वांट टू सी इफ आई वांट टू ड्रॉ अ किंग से 2 टाइम्स, मुझे अगर 2 बार किंग को ड्रॉ करना है ना, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, है ना, या फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स, तो वहाँ पे पता है कि जब आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ करते हो ना, फर्स्ट किंग को अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ करते हो, सी टोटल देयर आर 4 किंग. अभी ये सबको पता है, आई विल नॉट रिपीट दिस, है ना. कार्ड्स के बारे में आई थिंक सबको ही पता होगा. सो टोटल देयर आर 52 कार्ड्स, इन दैट 4 आर किंग. तो अगर मैं फर्स्ट टाइम किंग को ड्रॉ करता हूँ, है ना, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52. ठीक है. अगर मुझे सेकंड टाइम ड्रॉ करना है तो सेकंड टाइम जब आप ड्रॉ करते हो तो ऑलरेडी आपने एक किंग ड्रॉ किया है, इसलिए ये कम हो जाएगा. और अभी आपके पास आपने ऑलरेडी एक ड्रॉ किया, मतलब आपके पास क्या है, देयर आर ओनली 51 कार्ड्स. तो यहाँ पे सेकंड टाइम पे जो आपका आउटकम आ रहा है वो चेंज हो रहा है. योर प्रोबेबिलिटी विल नॉट रिमेन सेम. देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, है ना. यहाँ पे जो आपके आउटकम आ रहे हैं वो डिपेंडेंट आ रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, दिस इज एक्चुअली अ डिपेंडेंट इवेंट. तो ये चीज़ आप याद रखो, ये आगे होने वाला है. तो अभी के लिए बस मैं एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना. उस टाइम पे क्या था कि कॉइन को आपको टॉस करना था, ओके, 3 टाइम्स करो या 4 टाइम्स करो, हर टाइम पे प्रोबेबिलिटी सेम थी ना, मतलब आपके आउटकम सेम ही आ रहे थे. यहाँ पे आउटकम आपके सेम नहीं आ रहे. फर्स्ट टाइम पे अगर आप किंग को ड्रॉ करते हो तो देर आर 4 किंग. अगर आप सेकंड टाइम अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, सो इन दैट केस देर आर ओनली 3 किंग. थर्ड टाइम अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, इन दैट केस देर आर ओनली 2 किंग्स. तो चेंज हो रहे हैं. देयरफॉर दिस इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट. Okay, so we'll do that part later on. Now we just focus on this example. So question क्या है कि find probability of drawing a king from a well shuffled pack of cards. Okay, तो आपको पता है कि so there are total number of cards are 52, इसलिए बेस आपका फिक्स है. नीचे क्या आने वाला सैम्पल स्पेस क्या है, 52 कार्ड्स है, उसमें से आपको किंग को ड्रॉ करना है. सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आपको 52 कार्ड्स में से किंग को ड्रॉ करना है. बट कितने किंग है, हाउ मेनी किंग्स आर देयर, सो टोटल देयर आर 4 किंग्स. Therefore 4/52 is your probability. Okay. अभी ये जो यहाँ पे आ रहा है ना 4C1, 7C1, I will explain this later on. अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, so no need to calculate this values from NCR. मैं later on लेने वाला हूँ what is meaning of this NCR. Okay. अभी आपको मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन से इवेंट कैसे डिफाइन करना. तो इवेंट क्या होगा इस केस में, इवेंट इज व्हाट, अ कार्ड ड्रॉ अ किंग. जो भी कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो दैट कार्ड इज योर किंग. सो देयरफॉर दिस इज योर इवेंट ए. तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैथमेटिकली लिखना कैसे. कभी कभी प्रोबेबिलिटी आपको न्यूमेरिकली समझ में आ जाती है, मतलब डायरेक्टली आपको आंसर पता होता है, बट हाउ यू एक्सप्लेन दैट आंसर इट बिकम डिफिकल्ट. तो इसके लिए आपको पहले इवेंट डिफाइन करना है. इवेंट अ कार्ड ड्रॉ इज अ किंग. फिर उसके बाद सैम्पल स्पेस आपको पता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विच आर 52. देयरफॉर योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस विच आर 4/52 विच इज 1/30. ओके, we'll take I think this is the last example on this part and then we'll stop. Okay, a throw is made with 2 dice. Dice आपको पता है ना, सबको ही पता है. Okay, तो यहाँ पे एक फेस पे 1 होगा, एक फेस पे 2 होगा, एक फेस पे 3 होगा, एक फेस पे 4 होगा, 5 6, है ना, 5 और 6. दिस इज योर डाइस. सो एक्चुअली दिस डाइस यू हैव टू थ्रो 2 टाइम्स. 2 बार आपको थ्रो करना है. ओके, एक्सपेरिमेंट में हमेशा याद रखो ये 1 by 1 नहीं करना है. एक्सपेरिमेंट क्या है कि डाइस को ही 2 बार थ्रो करना है. ओके, इसको अलग अलग मत कंसिडर करो, मतलब एक बार थ्रो किया फिर उसके बाद सेकंड टाइम थ्रो किया, ऐसा नहीं है. ओके, ये अलग अलग है, मतलब दिस इज थ्रोइंग अ डाइस 1 टाइम. ओके, अभी मुझे क्या चाहिए, थ्रोइंग अ डाइस 2 टाइम्स. में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपको डाइस को 2 बार थ्रो करना है. 2 बार थ्रो करना है मतलब आपके 2 आउटकम आने वाले हमेशा, है ना. चलो कोई भी एक डाइस अगर आप 2 बार थ्रो करते हो, है ना, तो फर्स्ट टाइम पे आपको मे बी डाइस पे 2 मिल रहा होगा और सेकंड टाइम पे आपको मे बी 4 मिल रहा होगा. सो योर आउटकम, योर फर्स्ट आउटकम या वन ऑफ द आउटकम इज 2, 4. एक और बार अगर आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो
तो in first slot you may get 1 or and when you throw a second time you may get 6. So this is your another outcome, है ना. तो आपको एक्सपेरिमेंट आई थिंक समझ में आ रहा है. आपको डाइस को थ्रो करना है, ओके, 2 times, है ना. थ्रो इज मेड विथ 2 डाइस, सॉरी 2 डाइस, दोनों डाइस को एक हाथ में रख के थ्रो करना है. दैट इज योर एक्सपेरिमेंट. हाँ, फिर उसके बाद जो आपके आउटकम्स आने वाले इस फॉर्म में आने वाले हैं. ओके, अभी मुझे पहले क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ दो. ओके, क्या करना है वो बाद में देखते हैं. पहले आपको एक्सपेरिमेंट कंसिडर करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस. मतलब इफ आई थ्रो अ डाइस, इफ आई थ्रो 2 डाइस, ओके, देन व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स. कैसे कैलकुलेट करोगे? इफ आई डिनोट दैट, मतलब फर्स्ट डाइस के जो आउटकम है उसको मैं ए से डिनोट करता हूँ और सेकंड डाइस के जो आउटकम है उसको मैं बी से डिनोट करता हूँ. आपको पता है ए के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 1 2 3 4 5 6. सो टोटल देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज फॉर ए. बी भी आपका एक डाइस है तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6. सो टोटल देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स फॉर बी. ओके, बट आपको इन दोनों को एक ही मतलब कंबाइनली थ्रो करना है. So 6 multiply 6, so total there are 36 outcomes are there if you throw a dice 2 times. Okay, so I think इतना तो आपको समझ में आ रहा है. So let me erase all these things. Okay, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है. उसके बाद करना है क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर, है ना. एक बार आपको 10 स्कोर चाहिए. नेक्स्ट क्या है? एटलीस्ट 10. एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? उसके आगे, है ना. So find the probability of getting 10 points. Find the probability of getting at least 10 points. मतलब 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा. मैक्सिमम क्या आने वाला है? 12. मैक्सिमम 12 कब आता है? अगर फर्स्ट डाइस पे भी 6 आ रहा है, सेकंड डाइस पे भी 6 आ रहा है, तो मैक्सिमम आपका स्कोर होगा 12. ओके, सो एटलीस्ट 10 पॉइंट्स मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. एट मोस्ट 10 पॉइंट्स मतलब लेस इक्वल 10. तो स्कोर आपका. सो इन सोल्यूशन तो आपका सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू दिस, है ना. अब हियर वी थ्रो 2 डाइस टुगेदर. ओके, तो आपके आउटकम क्या आ सकते हैं? दोनों डाइस पे 1 1, दोनों डाइस पे 1 and 2, दोनों डाइस पे 1 and 3. ओके, ऑन बोथ डाइस यू विल गेट 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6 एंड सो ऑन. सो टोटल देयर आर 6 आउटकम्स. अब ये लिखना कैसे आपको समझ में आ जाएगा, है ना. फर्स्ट रो में मैंने फर्स्ट डाइस के आउटकम फिक्स रखे और सेकंड डाइस के आउटकम में वैरी कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6. सेकंड रो पे भी मैंने मतलब मैंने यहाँ पे फर्स्ट डाइस के आउटकम में फिक्स कर रहा हूँ. हियर आई जस्ट वैरी द आउटकम ऑफ द सेकंड डाइस. इन अ सिमिलर वे फर्स्ट रो में फर्स्ट डाइस के आउटकम 1 कंसिडर करो, सेकंड रो में सेकंड डाइस का जो आउटकम है उसको 2 कंसिडर करो. ओके, हाँ. सो थर्ड रो में 3 को फिक्स करके, फोर्थ रो में 4 को फिक्स करके, फिफ्थ में 5 को फिक्स करके एंड सो ऑन. सो हियर यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर 36. ओके, सो आई क्विकली एंड दिस क्वेश्चन. एंड आपको पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको 10 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ से अगर आप क्रॉस वेरीफाई करते हो, सो 4 6 5 5 एंड 6 4 आर दी ओनली आउटकम्स. ओके, वेयर यू गेट योर स्कोर एज 10. ओके, सो 3 by 36 is the probability of getting 10 points. Okay, so I think I need to stop here. I will continue this question in next lecture.